देखिए अपन इसके अंदर जो पढ़ रहे थे घूर्णी गति की, अपन इसमें जाना था, इसमें पढ़ा था कि अचल अक्ष के परितः शुद्ध घूर्णी गति की अपन ने पढ़ ली थी। शुद्ध घूर्णी गति की से तात्पर्य था कि गति का अध्ययन तो शामिल है, लेकिन गति के लिए उत्तरदायी कारकों का अध्ययन अपन इसमें नहीं कर रहे थे। तो इसके अंतर्गत अपन ने जो पॉइंट्स डिस्कस किए थे वो पॉइंट ये थे, जैसे कोणीय विस्थापन थीटा था, जैसे रेखीय विस्थापन एस होता है, तो यहाँ कोणीय विस्थापन क्या था, थीटा था। अगर वहाँ रेखीय वेग v इजिकल टू डी एस अपॉन में डी टी था, तो यहाँ कोणीय वेग ओमेगा इजिकल टू डी थीटा अपॉन में डी टी था। वहाँ अगर कोणीय रेखीय त्वरण a था, यानी कि डी वी अपॉन में डी टी इजिकल टू डी टू एस अपॉन में डी टी स्क्वायर था, तो यहाँ पर अपने पास कोणीय त्वरण एल्फा इजिकल टू डी टू डी ओमेगा अपॉन में डी टी इजिकल टू डी टू थीटा अपॉन में डी टी स्क्वायर था। फिर वहाँ जैसे रेखीय गति के अंदर गति की समीकरणें थी v इजिकल टू यू प्लस ए टी, तो यहाँ इसके स्थान पर गति की समीकरण आपके पास बनी थी ओमेगा इजिकल टू ओमेगा नॉट प्लस एल्फा टी। यहाँ आपके पास आया था थीटा इजिकल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर। तो यहाँ मेरे पास जैसे मेरे पास सेकंड समीकरण ये थी एस इजिकल टू रेखीय गति में यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो घूर्णन गति में मेरे पास बनी थी थीटा इजिकल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ एल्फा टी का स्क्वायर। रेखीय गति में मेरे पास इक्वेशन थी वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो घूर्णन गति में बन गई थी मेरे पास ओमेगा स्क्वायर इजिकल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस टू एल्फा थीटा। ये मेरे पास इस तरह से इक्वेशन आई थी। ये बातें थी अचल अक्ष के परितः शुद्ध घूर्णी गति की। अचल अक्ष के परितः शुद्ध घूर्णी गति की, इसकी ये बातें थी जो अपन ने डिस्कस कर ली थी। और इस पर आधारित दो एग्जाम्पल 7.13 और 7.14 भी अपन ने सोल्व कर लिया था। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके अंदर है अचल अक्ष के परितः घूर्णी गति की। शुद्ध शब्द नहीं है, इसका मतलब इसमें घूर्णन गति के लिए उत्तरदायी जो कारक है उनका अध्ययन करना है, जैसे बल आघूर्ण, इसके बारे में अपन को पढ़ना है। क्या पढ़ेंगे अपन इसके अंदर, विशेषकर अचल अक्ष के परितः शुद्ध घूर्णी गति की जगह क्या पढ़ेंगे अब, घूर्णी गति केवल, यानी कि घूर्णन गति के लिए उत्तरदायी जो कारक है उनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहले अपन अध्ययन करेंगे बल आघूर्ण द्वारा किया गया कार्य। तो ये पॉइंट अपन अब जो नेक्स्ट शुरू करने जा रहे हैं वो पॉइंट है अचल अक्ष के परितः घूर्णी गति। ध्यान रहे शुद्ध घूर्णी गति नहीं है, घूर्णी गति है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक अपन हेडिंग डाल रहे हैं वो है अचल अक्ष के परितः, अचल अक्ष के परितः घूर्णी गति की। इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो भाई इसके बारे में, इसमें क्या क्या है, इसमें इसके कुछ पॉइंट अपन नोट कर लें। इसमें नंबर फर्स्ट, केवल घूर्णन अक्ष के लंबवत लगने वाले बलों पर ध्यान देते हैं। केवल घूर्णन अक्ष के लंबवत लगने वाले बलों पर ध्यान देते हैं। केवल घूर्णन अक्ष के लंबवत लगने वाले बलों पर ध्यान देते हैं। नंबर सेकंड, केवल घूर्णन अक्ष के लंबवत कणों के सदिशों पर ध्यान देते हैं।
केवल घूर्णन अक्ष के लंबवत कणों के, केवल घूर्णन अक्ष के लंबवत कणों के, केवल घूर्णन अक्ष के लंबवत कणों के सदिशों पर, के लंबवत कणों के सदिशों पर ध्यान देते हैं। ये लो, इन 2 पॉइंटों पे अपन इसमें ध्यान देते हैं। कौन से 2 पॉइंट हुए? नंबर फर्स्ट, केवल घूर्णन अक्ष के लंबवत लगने वाले बलों पर ध्यान देते हैं। नंबर सेकंड, केवल घूर्णन अक्ष के लंबवत कणों के सदिशों पर ध्यान देते हैं। अब इसमें नंबर 1 नंबर 1 अपन सबसे पहले अपन अध्ययन करेंगे बल आघूर्ण द्वारा किया गया कार्य। बल आघूर्ण तो अपन पढ़ चुके हैं पहले, है क्या? अब यहां टॉपिक अपन डिस्कस कर रहे हैं बल आघूर्ण द्वारा किया गया कार्य, वर्क डन बाय टॉर्क। देखो बल आघूर्ण द्वारा जो किया गया कार्य है इसको अपन कई तरीके से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन यहां मैं उसी मेथड को यूज कर रहा हूं जो मेथड अपनी एनसीईआरटी बुक के अंदर दिया गया है, उसी को मैं इसमें ले रहा हूं ताकि सभी स्टूडेंट के लिए सिमिलरिटी बनी रहे। इसलिए नहीं तो इसके और भी अन्य कई तरीके हैं और उसी पॉइंट को और उसी अकॉर्डिंग अपन इसको फॉलो कर रहे हैं जैसा कि अपनी बुक में दिया हुआ है। तो देखिए, मैं किसी पिंड के किसी कण पर के बल की बात करता हूं। देखो, अगर किसी पिंड पर, ये जैसे मैंने ले लिया कि कोई क्या है, बिंदु P है भाई। अगर इस बिंदु P पर देखो आप, अगर इस बिंदु P पर यहां से, चलो ये मैंने एंगल क्या ले लिया है भाई, d थीटा है, और ये एंगल क्या है इसका भाई, थीटा है। स्थिति सदिश है इस बिंदु P के लिए स्मॉल r वेक्टर, मुख्य अक्ष के सापेक्ष ये है। तो अब देखो इसके ऊपर जो बल लग रहा है वो है बल F वेक्टर। अब ये जो बल F वेक्टर है किसी एंगल थीटा के लिए है, तो देखो एक कंपोनेंट तो इसका r के अनुदिश हो गया, यानी त्रिज्य घटक के रूप में, इसे मैं कह देता हूं FR वेक्टर। एक कंपोनेंट्स इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा यूं, वो इस प्रकार से, ये मैंने ले लिया है F थीटा वेक्टर। ये लो, ये अगर एंगल यहां से मैं ये ले लिया है कि ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी इसकी ज्योमेट्री से क्या बन रहा है भाई, मेरे पास थीटा बन रहा है। अब मैं पहले थोड़ा सा इसके बारे में लिख दूं कि जो मैंने चित्र बनाया है, कि यूं कह सकता हूं कि चित्रानुसार एक दृढ़ पिंड, ध्यान रहे एनसीईआरटी बुक को ही अपन फॉलो कर रहे हैं, चित्रानुसार एक दृढ़ पिंड किसी अचल अक्ष के परित है। चित्रानुसार एक दृढ़ पिंड किसी अचल अक्ष के परित है। चित्रानुसार एक दृढ़ पिंड किसी अचल अक्ष के परित है, के परित घूर्णन कर रहा है। किसी अचल अक्ष के परित घूर्णन कर रहा है, इसमें बल F लगता है। बल जो लग रहा है वो क्या है, F लगता है। और इसका यानी जो बल लगता है इसका R की दिशा में घटक बल F लगता है, कर देते हैं, जिसका R की दिशा में घटक मैंने मान लिया कि वो क्या है, FR इज इक्वल टू F cos थीटा। बिल्कुल यही होगा, क्योंकि थीटा के साथ वाला घटक हमेशा क्या होता है, कोस, और उसके लंबवत जो घटक होगा वो क्या होगा, साइन। ये कोई कण ले लिया है मैंने बिंदु P के ऊपर, इसमें बल F लगता है जिसका स्मॉल r की दिशा में घटक FR इज इक्वल टू F cos थीटा, वे r के लंबवत दिशा में घटक
वे आर के लंबवत दिशा में घटक एफ थीटा इज इक्वल टू एफ साइन थीटा है। ये लो, दो कंपोनेंट्स में ले लिए हैं। इसमें बल एफ लगता है जिसका आर की दिशा में घटक तो क्या है, एफ आर इजिकल टू एफ कोस थीटा है, और आर के लंबवत दिशा में घटक, आर के जस्ट लंबवत दिशा में जो घटक है वो क्या है, एफ थीटा इजिकल टू एफ साइन थीटा है। इसमें से घटक एफ आर इजिकल टू एफ कोस थीटा, ये वाला जो घटक है एफ आर इजिकल टू एफ कोस थीटा के कारण कोई कार्य नहीं होता है, के कारण कोई कार्य नहीं होता है। परंतु भाई एफ कोस थीटा कारण कोई कार्य नहीं होता है, परंतु घटक, देखो मैं सारी लैंग्वेज लिख रहा हूं, परंतु घटक एफ थीटा इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, जो लंबवत घटक है, परंतु घटक एफ थीटा इज इक्वल टू एफ साइन थीटा के कारण बल आघूर्ण के कारण बल आघूर्ण, मैंने मान लिया कि बल आघूर्ण एक के लिए टो वन ले लेता हूं। टो वन इज इक्वल टू क्या होगा, आर एफ साइन थीटा, या एफ आर कह देता हूं, इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, समीकरण नंबर 1। ये बल आघूर्ण होगा। तो देखो ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया है, ये लो, और ये अपन पहले पढ़ भी चुके हैं कि बल आघूर्ण के लिए क्या फॉर्मूला है। घटक एफ थीटा इज इक्वल टू एफ साइन थीटा के कारण बल आघूर्ण टो वन इज इक्वल टू आर एफ वन इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, समीकरण नंबर 1 ये मेरे पास आ गई है। अब देखिएगा इसके अंदर टो वन इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा आ गया। पिंड को इसलिए पिंड को डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य की अगर बात करें, इसलिए पिंड को डी थीटा यहां से यहां तक का, इसलिए पिंड को डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य, भाई इस एक बल के कारण किया गया कार्य अपन निकाल लें। तो मैंने मान लिया कि ये dw1 है, तो dw1 इज इक्वल टू क्या होगा, कार्य का मतलब क्या है, बलाघूर्ण इनटू कोणीय विस्थापन, डी थीटा कह देंगे, इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब देखिएगा अगर पिंड पर एक से अधिक बल कार्य कर रहे हो, पिंड पर अगर एक से अधिक बल कार्य कर रहे हो तो कुल कार्य क्या होगा, सबको अपन योग करेंगे पूरे कार्य का। तो ध्यान रहे थीटा वो सबके लिए समान होगा, बट टो सबका क्या है, अलग अलग है। तो देखो यहां तक आप एक बार इसे नोट कीजिए, फिर इससे आगे के पॉइंटों को मैं इसमें लिखता हूं। इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास ये आ गई है, इक्वेशन नंबर 2 मैंने इसे नाम दे दिया है, और इसमें पहला पॉइंट अचल अक्ष के परितः घूर्णी गति की, ध्यान रखना अचल अक्ष के परितः है घूर्णी गति की है, ने कि अचल अक्ष के परितः शुद्ध घूर्णी गति की। शुद्ध घूर्णी गति के शब्द होता तब तो केवल क्या होते हैं, गति के समीकरण शामिल होते हैं। अब देखिएगा इसी में आगे, यदि पिंड पर एक से अधिक बल कार्यरत हो तो कुल किया गया कार्य, यदि पिंड पर एक से अधिक बल कार्यरत हो तो, यदि पिंड पर एक से अधिक बल कार्यरत हो तो कुल किया गया कार्य,
मैंने मान लिया कुल किया गया कार्य अगर एक से अधिक बल कार्यरत हैं तो वो हो जाएगा भाई डी डब्ल्यू ले रहे हैं अपन, क्योंकि डी थीटा कोण के ले रहे हैं तो सारे बल आघूर्ण हो जाएंगे टो 1 प्लस टो 2 डैश डैश प्लस टो एन, एन तक के बल आघूर्ण ले लेंगे और ये हो गया है भाई डी थीटा। यहां ध्यान रखें, यहां पर ये जो है यहां बल आघूर्ण उत्पन्न करने वाले बल अलग अलग कणों पर लग रहे हैं, लेकिन कोणीय विस्थापन डी थीटा क्या है, समान है। इक्वेशन नंबर इसे नाम दे देंगे आप नंबर 3। यहां ध्यान रहे, यहां बल आघूर्ण उत्पन्न करने वाले बल, यहां बल आघूर्ण उत्पन्न करने वाले बल, बल आघूर्ण उत्पन्न करने वाले बल अलग अलग कणों पर लग रहे हैं। बल अलग अलग कणों पर लग रहे हैं, परंतु कोणीय विस्थापन, यहां बल आघूर्ण उत्पन्न करने वाले बल अलग अलग कणों पर लग रहे हैं, परंतु कोणीय विस्थापन डी थीटा सभी कणों के लिए समान है। सभी कणों के लिए ये क्या है, समान है। अब देखिए ये अपन ने देख लिया है, अब अपन इसमें एक चीज और देख लें। अगर मैं ये मान लूं कि टो 1 प्लस टो 2 प्लस टी एन इजिकल टू टो हो, यानी कि सबका सम्मिलित ये ले लें, तो देखो चूंकि टो 1 वेक्टर प्लस टो 2 वेक्टर प्लस डैश डैश प्लस टो एन वेक्टर इजिकल टू टो वेक्टर, सबका सम्मिलित बल आघूर्ण अगर टो हो तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टो डी थीटा, और ये इक्वेशन नंबर 4 होगा। ये लीजिए समीकरण नंबर 4 भी मेरे पास आ गई है। अब इस समीकरण 4 देखो ये जो आई है डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टो डी थीटा, ध्यान रखना एनसीईआरटी बुक ने क्या किया है, जहां पर भी जिस किसी भी फॉर्मूले को निकाला है उस घूर्णी गति के समीकरण को या उस फॉर्मूले को रेखिक गति के समीकरण या रेखिक गति के फॉर्मूले से क्या किया है, कंपेयर किया है। तो यहां पर भी अपन इस ये जो फॉर्मूला आया है मेरे पास डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टो डी थीटा, अब ये किसके इक्वल है, याद करो ये रेखीय गति के समीकरण डी डब्ल्यू बराबर एफ डी एस के क्या है, संगत है। यही कह सकता हूं समीकरण 4 के संगत, क्योंकि साथ साथ ही कंपेयर कर रहे हैं अपन, रेखिक गति को घूर्णन गति के संगत क्या कर रहे हैं अपन, कंपेयर कर रहे हैं। तो देखो समीकरण 4 के संगत, 4 के संगत रेखीय गति में समीकरण डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एस है। ये लो बिल्कुल कार्य की जगह बल आघूर्ण के स्थान पर बल आता है, कोणीय विस्थापन की जगह क्या आ जाता है, विस्थापन आ जाता है। अब ये जो समीकरण नंबर 4 है इसके दोनों पक्षों का अपन दोनों पक्षों को dt से विभाजित कर दूं मैं इसे, तो देखो समीकरण 4 के दोनों पक्षों को dt से विभाजित करने पर dw अपॉन में dt। अब देखो दोनों पक्षों को मैं dt से अगर विभाजित कर रहा हूं तो देखो तो d थीटा अपॉन में dt, ये मेरे पास समीकरण आ गई है। अब इसी समीकरण में फिर गौर करने वाली बात मेरे पास क्या आ रही है वो देखेगा।
इसको नाम देता हूं समीकरण नंबर 5। देखो भाई, चूंकि कार्य बटा समय इसको कहा जाता है शक्ति, चूंकि डी डब्ल्यू अपॉन में डी टी इज इक्वल टू पी, पी के साथ में आर लगा रहा हूं, यानी इसे मैं कहूंगा घूर्णी शक्ति, वे डी थीटा अपॉन में डी टी इज इक्वल टू ओमेगा, और इसे अपन कहते हैं कोणीय वेग। इसलिए इसको मैं क्या लिख रहा हूं, पी आर यानी कि घूर्णी शक्ति, टो और ये ओमेगा। ये आ गई इक्वेशन नंबर 6। घूर्णी गति में शक्ति के लिए मेरे पास ये क्या आ गया है, फॉर्मूला हो गया। ये घूर्णी गति में ताक्षणिक शक्ति का समीकरण है, यूं कह सकता हूं। ये घूर्णी गति में ताक्षणिक शक्ति का व्यंजक है। अगर ये घूर्णी गति में ताक्षणिक शक्ति का अगर मैंने ये व्यंजक ले लिया है, तो देखो इसके संगत रेखीय गति का समीकरण क्या बनेगा, का व्यंजक है जिसके संगत रेखीय गति में, जिसके संगत रेखीय गति में शक्ति का समीकरण P इज इक्वल टू, टो की जगह क्या आ जाएगा F और ओमेगा की जगह क्या आ जाएगा V है। ये मैंने क्या कहा, घूर्णी गति के हर स्टेप को अपन रेखीय गति से क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। अब देखो यहां तक की इक्वेशन आ गई। अब याद कीजिए रेखीय गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या था, हाफ mv² गतिज ऊर्जा बराबर, तो घूर्णी गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ mv²। m की जगह क्या आ जाएगा, जड़त्वाघूर्ण यानी I, और v रेखीय वेग था, रेखीय वेग के स्थान पर क्या आ जाएगा, कोणीय वेग ओमेगा। तो देखो यहां तक आप एक बार इसे नोट कीजिएगा। इक्वेशन नंबर अपन आ चुके हैं 5 तक, इक्वेशन 5 के बाद नंबर 6 इक्वेशन तक अपन इसमें आ चुके हैं। पी आर इज इक्वल टू टो ओमेगा। अब इसी में अपन आगे और बढ़ते हैं। देखो देखेगा इसमें अपन यहां तक आगे। अपन क्या जानते हैं, चूंकि घूर्णी गतिज ऊर्जा, देखो भाई पिंड का जड़त्व आघूर्ण कैपिटल आई होने पर, पिंड का जड़त्व आघूर्ण कैपिटल आई होने पर घूर्णी गतिज ऊर्जा होने पर घूर्णी गतिज ऊर्जा के आर इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, समीकरण नंबर इसे कहते हैं 6 आ चुकी 7 होती है। पिंड का जड़त्व आघूर्ण कैपिटल आई होने पर घूर्णी गतिज ऊर्जा के आर, वे के तो है काइनेटिक के लिए, आर का मतलब है रोटेशनल यानी कि घूर्णन के लिए, तो के आर इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, समीकरण नंबर 7 होती है। इस ये जो समीकरण आई है, इस समीकरण के दोनों पक्षों का टी के सापेक्ष क्या कर दीजिए, आप अवकलन कर दीजिए। तो देखो इसमें अपन आगे कर देते हैं, समीकरण 7 के दोनों पक्षों का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, अगर समीकरण 7 के दोनों पक्षों का टी के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो देखो डी के आर अपॉन में डी टी इज इक्वल टू डी अपॉन में डी टी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई
ओमेगा स्क्वायर। अब देखिएगा इसका अपन अवकलन सोल्व करते हैं। डी के आर अपॉन में डी टी, हाफ आई को तो आपने बाहर कर दिया है, डी ओमेगा स्क्वायर अपॉन में डी टी हो गया। अब डी ओमेगा स्क्वायर अपॉन में डी टी, इसका अपन को अवकलन करना है। तो देखिएगा डी के आर अपॉन में डी टी इज इक्वल टू हाफ आई डी ओमेगा स्क्वायर अपॉन में डी टी। इसको अब अपन जो लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 2 ओमेगा डी ओमेगा अपॉन में डी टी। तो देखिए अब मेरे पास क्या बच रहा है, डी के आर अपॉन में डी टी इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब मेरे पास रह गया है आई ओमेगा एंड डी ओमेगा अपॉन में डी टी। समीकरण 7 तक मेरे पास ही आ चुका है। तो मेरे पास इक्वेशन जो आ गई है वो इक्वेशन नंबर हो गई है इक्वेशन नंबर 8। अब देखिएगा गौर कीजिएगा, चूंकि डी ओमेगा अपॉन में डी टी इज इक्वल टू एल्फा और इसे कहा जाता है कोणीय त्वरण। इससे आगे की स्टेप्स को भाई अपन यहाँ ले रहे हैं, इसे अपन कोणीय त्वरण क्या कहते हैं, एल्फा कहते हैं। अगर ऐसा है तो देखिएगा, इसलिए डी के आर अपॉन में डी टी इज इक्वल टू आई ओमेगा, इक्वेशन क्या बन जाएगी, आई ओमेगा, और साथ में फिर ये क्या आ गया, एक एल्फा और आ गया है। अगर ऐसा है तो अब ये मेरे पास इक्वेशन नंबर आ गई है 9। मैंने हर स्टेप की इक्वेशन को नाम दिया है और आप इसे रेखीय गति से कंपेयर कर सकते हैं। अब देखो कार्य करने की जो दर होती है वो गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होती है, गतिज ऊर्जा में वृद्धि की दर के बराबर होती है। देखो चूंकि कार्य करने की दर गतिज ऊर्जा में वृद्धि दर के बराबर होती है, इसलिए कार्य करने की दर यानी कि शक्ति होगी। कार्य करने की दर को अपन क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं, यानी शक्ति गतिज ऊर्जा में वृद्धि दर के बराबर। गतिज ऊर्जा में वृद्धि की दर ये होगी। तो मैं एक साथ ये कह सकता हूं, इसलिए डी ओमेगा अपॉन में डी टी यानी कार्य करने की दर, सॉरी डी डब्ल्यू अपॉन में डी टी कार्य करने की दर, ये बराबर है, और इसका मान था टो डी थीटा अपॉन में डी टी आया था मेरे पास, बिल्कुल यही था। तो ये बराबर है किसके, या इसे मैं सीधा ओमेगा भी कह सकता हूं। देखो भाई ये लो, मैं इसे यूं कह सकता हूं कार्य करने की दर, और ये था मेरे पास टो ओमेगा यानी कि शक्ति के बराबर कहा था मैंने से, और ये इक्वल है किसके बराबर, गतिज ऊर्जा में वृद्धि की दर यानी कि डी के आर अपॉन में डी टी के, और ये इक्वल है आई ओमेगा एल्फा के। ये लो भाई सारा ही काम हो गया। अगर ऐसा है तो देखो समीकरण को कैसा लिख सकते हैं, टो ओमेगा इज इक्वल टू आई ओमेगा एल्फा। तो ओमेगा से ओमेगा को कैंसिल किया आपने, तो टो इज इक्वल टू क्या आ गया है, आई एल्फा। ये आ गई है इक्वेशन नंबर 10। ये लो बल आघूर्ण का जड़ता आघूर्ण के साथ संबंध भी आ गया है। अब ये जो समीकरण आई है टो इज इक्वल टू आई एल्फा, ये समीकरण रेखीय गति में न्यूटन के गति के द्वितीय नियम एफ इज इक्वल टू एम ए के संगत है। अब किसी को भी कंपेयर कर लेते हो, क्या गया कार्य भी अपन ने ज्ञात कर ही लिया। तो देखो समीकरण 10 रेखीय गति में न्यूटन के गति के द्वितीय नियम F इज इक्वल टू एम ए के संगत है। बिल्कुल देखो यहां पर बल की जगह क्या आ गया है, बलागुण, द्रव्यमान की जगह जड़त्वागुण, रेखीय त्वरण की जगह कोणीय त्वरण, यानी कि सेम आ गया। अब देखो इस समीकरण 10 से क्या स्पष्ट हो रहा है, समीकरण 10 से, अगर समीकरण 10 से अगर मैं एल्फा इज इक्वल टू देखूं तो मेरे पास आता है टो अपॉन में आई, अर्थात रिजल्ट के रूप में मैं कह सकता हूं कि कोणीय त्वरण बलागुण और जड़त्वागुण पर क्या करता है, निर्भर करता है।
देखिए, तो देखो अपन क्या कह सकते हैं, अर्थात कोणीय त्वरण बल आघूर्ण के समानुपाती, बल आघूर्ण के समानुपाती वे जड़त्व आघूर्ण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बिल्कुल स्पष्ट है, बल आघूर्ण टोके तो क्या आ रहा है, समानुपाती आ रहा है, और जड़त्व आघूर्ण आई के क्या आ रहा है, ये व्युत्क्रमानुपाती आ रहा है। अब एक चीज और देखें, यदि समीकरण 10 में एक नई परिभाषा और इससे निकल के मेरे पास आएगी एक, कि यदि समीकरण 10 में अल्फा इजिकल टू 1 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर हो, तो अगर अल्फा की वैल्यू 1 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर हो तो इजिकल टू क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो आप क्या कह सकते हैं, आप यूं कह सकते हैं, अर्थात किसी पिंड में इकाई कोणीय त्वरण, अर्थात किसी पिंड में इकाई कोणीय त्वरण उत्पन्न करने के लिए, इकाई कोणीय त्वरण उत्पन्न करने के लिए आवश्यक, अर्थात किसी पिंड में इकाई कोणीय त्वरण उत्पन्न करने के लिए आवश्यक बल आघूर्ण का आंकिक मान, बल आघूर्ण का आंकिक मान पिंड के जड़त्व आघूर्ण के, पिंड के जड़त्व आघूर्ण के आंकिक मान के तुल्य होता है। ये लो एक अपन ने नई डेफिनेशन दे दी है। यहाँ अपने पास ये बल आघूर्ण द्वारा किया गया कार्य वाला जो टॉपिक था वो अपन ने वेल अपडेट इसमें कंप्लीट कर लिया है, और साथ ही साथ इस डेरिवेशन की जो स्टेप्स थी उन सभी स्टेप्स को अपन ने रेखीय गति की जो स्टेप्स थी उनके साथ अपन ने इसको साथ के साथ उसमें क्या कर लिया है, कंपेयर कर लिया है। ये आपने नोट कर लिया होगा।